पाउला नाम की लड़की लंदन में अपनी आंटी एलिस के साथ एक आलिशान घर में रहती है। एक दिन आंटी की हत्या हो जाती है। पाउला इससे ट्रॉमेटाइज्ड है, इटली चली जाती है। वहाँ उसे मिलता है ग्रेगरी। मुलाकात प्यार में बदलती है और दोनों शादी कर लेते हैं। पूरे 10 साल बाद पाउला ग्रेगरी के साथ लंदन लौटती है। उसी घर में रहने लगती है जहाँ उसकी आंटी का मर्डर हुआ था। लेकिन कुछ ही समय बाद पाउला के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे घर में लगी गैस लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती हैं। इधर ग्रेगरी पाउला को कन्विंस कर लेता है यह सब उसकी कल्पना है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं। धीरे धीरे पाउला भी खुद पर शक करने लगती है, जबकि वह असल में बिल्कुल ठीक होती है। यह कहानी है साल 1944 में रिलीज हुई अमेरिकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर गैसलाइट की। लेकिन आज हम आपको यह सुना क्यों रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले परिचय की रस्म पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का एकदम नया नवेला वीकली शो बातचीत, जहां हम बात करेंगे आपके चित्त की, मेंटल हेल्थ की, साइकोलॉजी से जुड़े तमाम विषय खंगाले जाएंगे और भी होगा बहुत कुछ। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे गैस लाइटिंग के बारे में। गैसलाइट फिल्म की रिलीज के बाद से प्रचलित हुए गैसलाइटिंग शब्द को मेरियम वेबस्टर में एक तरह का मैनिपुलेशन बताया गया है, जिससे पीड़ित व्यक्ति अपनी वास्तविकता पर सवाल करने लगता है। बेहतर समझने के लिए एक और किस्सा आपको सुनाते हैं। आभा और सुनील एक कपल हैं। हनीमून पीरियड जैसे ही गुजरा, चीजें इमोशनल लेवल पर बिगड़ने लगीं। आभा जब भी किसी चीज को लेकर परेशान होती, सुनील उसे यह कहकर चुप करा देता कि वह ओवर सेंसिटिव हो रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है, पागल, क्रेजी तक उसे कह देता। यह सब 1-2 बार नहीं, रिपीटेडली होता। एक समय के बाद आभा को सच में लगने लगा कि वह ठीक नहीं है, ओवर सेंसिटिव है, पागल है, कुछ पाउला जैसे ही। आभा और सुनील जैसी सिचुएशन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में बेहद कॉमन है। यहाँ सुनील आभा के मन में उसकी वास्तविकता को लेकर शक पैदा करने की कोशिश कर रहा है और आभा को सुनील की कही हर बात सच लग रही है, क्योंकि वह उस पर भरोसा करती है। साइकोलॉजी की भाषा में इसी तरह के मैनिपुलेशन को गैसलाइटिंग कहा जाता है। ज़्यादातर क्लोज रिलेशनशिप्स जैसे रोमांटिक कपल्स हुए, पेरेंट्स चाइल्ड आदि में अमूमन देखे जाने वाले इस साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के मामले वर्क प्लेस सेटिंग्स में भी सामने आते हैं। माने जिस भी रिश्ते में पावर इम्बैलेंस हावी हो, एक ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति कम पावरफुल व्यक्ति को गैसलाइट कर सकता है। वह सामने वाले को कंट्रोल करना चाहता है। एक और ज़रूरी बात, गैसलाइटिंग का विक्टिम किसी भी जेंडर का हो सकता है। साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर स्टेफनी सार्किस के अनुसार गैसलाइटिंग व्यवहार के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, जानबूझकर दूसरों पर पावर और कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश। दूसरा, गैसलाइटिंग की हिस्ट्री, जिसके कारण यह व्यवहार कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। उदाहरण के लिए, पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चे को एक आइडियल किड मानना, उसे गलती करने का कोई स्पेस नहीं देना, या दूसरी तरफ उसे हर चीज़ के लिए दोषी ठहराना, इन सब फैक्टर्स की वजह से बच्चा ब्लैक एंड वाइट में जीने लगता है। वो ग्रे एरिया नहीं देख पाता, वास्तविकता का ग्रे एरिया, यानी या तो फलां चीज़ एकदम अच्छी है या एकदम बुरी। यही धुंधली वास्तविकता आगे जाकर उसके गैसलाइटिंग बिहेवियर की नींव रखती है, जिसे वो दूसरों पर जाने अनजाने थोपने की कोशिश करता है। इसके अलावा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों में भी इस तरह का व्यवहार देखने को मिल सकता है। एक गैसलाइटर आपको वह चीज़ें मानने के लिए कहता है जो आपने नहीं की। वो आपको अपनी मेमोरी पर शक करने के लिए भी मजबूर कर सकता है। आपके लिए ड्रामेटिक, क्रेजी या ओवर सेंसिटिव जैसे शब्दों के इस्तेमाल से लेकर आपकी फीलिंग्स या आपके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में दूसरों से नेगेटिवली बात करने तक एक गैसलाइटर आपको लगातार ब्लेम और शेम करता है। healthline.com के अनुसार जिस व्यक्ति के साथ गैसलाइटिंग होती है, माने जो इसका विक्टिम होता है, वह ये प्रमुख चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुभव कर सकता है। बिना गलती हुए भी सॉरी कहना, मैं कुछ भी सही से नहीं कर सकता या कर सकती जैसे थॉट्स का बार बार आना, नर्वसनेस और एंग्जाइटी, कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ एस्टीम में कमी, खुद को ओवर सेंसिटिव मानना, होपलेसनेस या फ्रस्ट्रेशन।
नतीजा उसके व्यवहार में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना, अपनी हर बात को डबल चेक करना कि वह सही है या नहीं, यानी ओवर कॉन्शियस हो जाना, अपने गैस लाइटर का बचाव करने की भी कोशिश करना, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति अवॉइड करने के लिए खुद को सोशल सेटिंग्स या अपने प्रियजनों से अलग कर लेना आदि। गैसलाइटिंग के बेसिक्स हमने जाने, अब समझ लेते हैं कि इस सिचुएशन से डील कैसे करें, क्या तरीके हो सकते हैं जिनकी मदद से हम इस इमोशनल अब्यूज साइकिल से खुद को बाहर निकाल सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। एक एक कर जान लेते हैं। अपने अनुभवों को लिखें। गैसलाइटिंग का अनुभव कर रहे व्यक्ति की मेमोरी को बार बार टारगेट किया जाता है। इसे बेहतर तरीके से लड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अनुभवों को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करें, ताकि जब आपकी मेमोरी पर सवाल किया जाए तब आप पुख्ता तौर पर कुछ दिखा पाएं। इससे ना सिर्फ आप कॉन्फ्लिक्ट को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, बल्कि अपनी इमोशनल और मेंटल वेलबींग का भी सही से ख्याल रख पाएंगे। इसे एक प्रैक्टिस के तौर पर अपनाकर आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। क्लियर बाउंड्रीज सेट करें। गैसलाइटिंग तभी संभव है जब कोई आपके इमोशनल या मेंटल स्पेस में एंटर करता है। आप उसे अपने स्पेस में आने की जितनी आज़ादी देते हैं, वह आपको उतना मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है आप कुछ बाउंड्रीज बनाएं। मुझे पता है आपके दिमाग में पर्सनल रिलेशनशिप्स में कैसी बाउंड्रीज टाइप सवाल भी आ सकता है। देखिए, बाउंड्रीज आपके लिए होती हैं, रिलेशनशिप का टाइप मैटर नहीं करता। यदि कोई आपको गैसलाइट करने की कोशिश करे तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात कुछ ऐसे रख सकते हैं। मुझे अपने अनुभवों के बारे में पता है, हम दोनों को चीज़ें अलग अलग तरह से याद हैं। मैंने तुम्हें सुन लिया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में अलग है। अपने इमोशंस पर मैं डिबेट अलाउ नहीं कर सकता या कर सकती। बाउंड्रीज आपको आपकी लाइफ का इंचार्ज नियुक्त करती हैं। ऐसे में आप बिना किसी पर डिपेंड हुए बेहतर तरीके से गैसलाइटिंग जैसी पेचीदा सिचुएशन में ना फंसने या उससे बाहर निकलने में भी सक्षम फील करते हैं। सिचुएशन से खुद को दूर कर लें। एंग्जाइटी, चिंता, फ्रस्ट्रेशन। गैसलाइटिंग के दौरान इंसान एक इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरता है। जब सामने वाला आप पर हावी हो रहा होता है तो वह आपकी इन्हीं इमोशंस का फ़ायदा उठाकर चीज़ें और बिगाड़ने की कोशिश करता है। इसलिए ज़रूरी है, यदि आप ऐसी स्थिति फेस कर रहे हैं तो आप वहाँ से खुद को टेम्प्रेरी तौर पर अलग कर लें। जितना ज़्यादा आराम से आप चीज़ें हैंडल करेंगे, उतने बेहतर तरीके से आप गैसलाइटिंग से लड़ पाएंगे। इसके अलावा काम रहने से आप उनके द्वारा बताए जा रहे रियलिटी के झूठे वर्जन को नकार अपने आप पर भी ज़्यादा भरोसा कायम कर पाएंगे। कन्फ्रंट करें। जब तक एक गैसलाइटर को ये मालूम रहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके कंट्रोल में है, वह और हावी होता जाता है। जो दबता है उसे और दबाया जाता है, यह आपने ज़रूर सुना होगा। इसलिए कन्फ्रंट करना बेहद ज़रूरी है। जब आप आराम से पर मुखर होकर उससे कहेंगे, मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो या कर रही हो और मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता या करती, तो उसे एहसास होगा ये चीज़ें आप पर काम नहीं करने वाली। प्रोफेशनल सपोर्ट मांगे। गैसलाइटिंग की सिचुएशन बेहद एक्सट्रीम भी हो जाती है, माने एक एक्सट्रीम तरह का इमोशनल अब्यूज़। इन केसेस में बेहद ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल मदद लें, अपने थेरेपिस्ट से इस बारे में खुलकर बात करें। इसके अलावा आप उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं और जो इस सिचुएशन में सीधे तौर पर इन्वॉल्व्ड नहीं हैं। या आपके प्रियजन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। आप कई बार ऐसा करने से कतराते हैं, यह सोचकर कि इससे चीज़ें और बिगड़ सकती हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कई बार एक अनबायस्ड नज़रिया कारगर साबित हो सकता है। जाते जाते बस इतना कहूँगी, गैसलाइटिंग का शिकार कोई भी हो सकता है। यदि आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या आपके अंदर कोई कमी है। आप बिल्कुल ठीक हैं और बखूबी इस टॉक्सिक साइकिल से खुद को निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी राह अपने आप, क्या पता दूसरी तरफ रोशनी हेलो करने को बेताब बैठी हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके मन में अगर गैसलाइटिंग से जुड़े कोई सवाल हैं या आप इससे जुड़े अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आपके सवालों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपनी मेंटल हेल्थ का खूब ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।